आज हम आपको एक और ऐसे ही अफसर की दास्तान दिखाने जा रहे हैं। यह अफसर नैनी जेल में तैनात पूर्व डीएसपी कैप्टन सुशील कुमार पांडे हैं, एसके पांडे। माफिया डॉन अतीक अहमद जब नैनी जेल में बंद था तो उसने इन्हें धमकी दी थी कि वो 15 दिन में के अंदर अपना ट्रांसफर नैनी जेल से बाहर कर ले, नहीं तो उन्हें इतनी गोली मारेंगे कि पोस्टमार्टम के लिए शरीर में कुछ बचेगा ही नहीं। एसके पांडे डीआईजी पद से रिटायर हो चुके हैं और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। सुशील कुमार पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल, मीडिया में हमने आपका स्टेटमेंट देखा है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि जब आप नैनी जेल के डीएसपी थे तब अतीक उस जेल में बंद था और आपको उसने मारने की धमकी दी। आप बताना चाहेंगे जरा डिटेल में कि क्या बोला था अतीक अहमद ने? मेरे साथ उनकी जो है थोड़ा सा हीटेड डिस्कशंस हुए थे ऑन एन इशू। जब मैं वहाँ पे नाइट राउंड पे गया हुआ था तो उनके कुछ लोग जो थे वो एक जो हॉस्पिटल बैरक हमारी थी उसमें बैठ करके रात को 2-2:30 बजे का टाइम था और वो जुआ खेल रहे थे, दे वर गैम्बलिंग। तो वहाँ पर मैंने उसको ऑब्जेक्ट किया था। तो मैंने उनका वो लोगों को वहाँ से फिर हटाया भी और सब कुछ किया था और विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू हिम, वो उसको पसंद नहीं आया। तो ही केम टू माई ऑफिस, ही आस्क्ड, मैंने आस्क्ड एज पर द चैनल, ही वांटेड टू कम टू माई ऑफिस, मेरे ऑफिस में आना चाहते थे। मैंने बुलाया, मैंने कहा ठीक है लेके आओ उनको। तो देन वो ये मेरे से बोलने लगे कि आपने हमारे आदमियों को, आपके कैदी ने एक एक थप्पड़ मार दिया, तो ऐसा क्यों है? जब आप जो है आपको देखना चाहिए कि वो मेरे आदमी हैं। तो मैंने कहा व्हाट डू यू मीन कि ये मेरे आदमी क्या होता है? तुम्हारे आदमी है तो जुआ खेलेंगे यहाँ पर बैठ करके, वो यहाँ ताश खेलेंगे और रात को 2:30 बजे, ये सोने का टाइम है जेल का, सवेरे जेल खुलता है और आप कह रहे हो कि हमारे आदमी थे उनको थप्पड़ क्यों मार दिया? बोले कि अगर आप मारते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, जो वहाँ पे कैदी है उसने कैसे उसको मार दिया? मैंने कहा ये एक सिस्टम है, मेरा मारपीट करने का कोई इरादा नहीं था, बट जेल में इट इज सिंपली अ वार्निंग और कोई चीज़ नहीं थी। तो इस पर ही बात बढ़ने शुरू हो गई और बढ़ते बढ़ते फिर वो थोड़ा और ज़्यादा नाराज़ होने लगे और उन्होंने वो यहाँ तक पहुँच गए कि उन्होंने कहा कि मैं आपको 30 दिन का समय देता हूँ और आप अपना यहाँ से ट्रांसफ़र करा लीजिए, और अगर नहीं ट्रांसफ़र कराएंगे तो मैं इतनी गोलियां चलवाऊंगा आपके ऊपर कि आपका पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा। पांडे जी, अतीक अहमद ने आपको मारने की धमकी दी जैसे कि आप बता रहे हैं, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? क्या बाद में भी ये टेंशन बना रहा? नहीं, उसका जो है उसके बाद में फिर हमारी उनकी फिर बात हुई। 2-3 दिन बाद वो आगे फिर हमसे मिले। वो मिल के उन्होंने हमारे घर के बारे में, हमारे, क्योंकि मैं वहीं का रहने वाला था, तो मेरे फादर उस समय सर्विस में थे, मेरी सिस्टर वाज टीचिंग समवेयर इन अ डिग्री कॉलेज। तो उन्होंने उस सब चीज़ का पता लगाया कि इनका घर कहाँ है, परिवार में कौन कौन लोग हैं, कैसे रहते हैं और ये सब चीज़ें हैं। तो जब वो सारी चीज़ उसको पता लग गई, उसने मेरे को बताया कि आपके घर में मैंने सब पता लगा लिया, कौन कहाँ है, कैसे रहता है। तुमने कहा क्या करना चाहते हो, इसके आगे तुम्हारा प्लान क्या है? बोला नहीं साहब, कोई प्लान नहीं है, मुझे कुछ आपके बारे में गलतफहमी हो गई थी। मैं सोच रहा था कि आप इस तरह से जो है वो थोड़ा सा अपना टेरर यहाँ बना करके और यू वांट टू हैव सम डील विद मी। तो मैंने कहा नहीं, डील वील करना होता तो हम सीधे बात करेंगे, उससे मारपीट और ये सब और इस तरह की चीज़ें जो हैं, इससे इससे क्या फ़ायदा होता? ऐसा थोड़ी होता है। तो हमने कहा कि अगर ऐसी कोई बात थी तो तुमको मेरे से सीधे पूछना चाहिए था, साहब क्या बात है, आप क्या चाहते हैं, कुछ हमसे आपकी उम्मीद है, कुछ है। तो फिर थिंग्स वर क्लैरिफाइड। उनको भी समझ में आएगा। इस सेट सर हम माफ़ी चाहते हैं उसके लिए जो हो गया है, एंड लेट अस फॉरगेट, हम लोग भूल जाएं जो भी चीज़ हुई है और आगे कुछ भी ऐसा नहीं होगा। जो आप चाहेंगे, जैसा आपके नियम है, जो जेल के नियम है उनका मैं पालन करूंगा। अपने लोगों से भी कहूंगा कि वो सब यहाँ पर आपके जो नियम है उसके अनुसार हम यहाँ काम करेंगे। और उसके बाद हमारा उनका कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ, कोई ऐसा झंझट नहीं हुआ। ये बताइए पांडे जी, हमने कहीं पढ़ा कि आप पर गोली भी चलाई गई थी, क्या उसके पीछे अतीक अहमद का हाथ था?
गोली चली थी मेरे ऊपर। अब वो गोली किसने चलाई, क्योंकि मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करता हूँ, बिकॉज देयर वाज सो मेनी यू कैन से हमारे अपोनेंट्स वहाँ पर थे। वो जो वहाँ के जेल के ठेकेदार थे वो मेरे अगेंस्ट थे, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। हमारा स्टाफ भी हमारे कुछ अगेंस्ट हो जाता है, क्योंकि माई सिस्टम ऑफ वर्किंग इज स्लाइटली डिफरेंट, कि हम जल्दी से बाउ डाउन नहीं करते। तो उसी का परिणाम था। अब किसने गोली चला दी, क्योंकि पुलिस भी उसमें, उस समय की जो पुलिस थी, अगर मैं कहता कि इन्होंने गोली चला दी है तो रिजल्ट क्या होना था, कुछ नहीं होना था। पुलिस भी चाहते थे कि आप उसका नाम लिखा दीजिए तो मैं ये कर दूंगा। हमने कहा जब तुमको पता है किसने गोली चलाई तुम कार्रवाई करो। हम क्यों उसमें, अभी एक गोली चली है, मैं जबरदस्ती किसी का नाम लिखा के दुश्मनी उससे कर लूँ तो उससे फायदा क्या होगा। अगर आपके इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज मिलता है आप उसको करिए जा करके। तो दैट इज हाउ वो जो है, फिर वो केस जो है वहीं पर उन्होंने फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी एंड द केस वाज फिनिश्ड आफ्टर दैट। फिर उसके बाद से अभी तक आई एम स्टिल अलाइव, आई एम गोइंग स्ट्रांग, कोई बात नहीं है। फिर मैं वहां रहा, उसके बाद में मेरा ट्रांसफर भी बाद में वहां से हुआ, आई वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम देयर। तो कोई ऐसी बात नहीं थी, वो फिर चलता रहा। मैं और जेलों पे गया, मेरा जो काम करने का तरीका है, मैं जहां भी रहा हूँ ऐसे ही मैंने काम किया है। क्योंकि जो भी वहाँ के माफिया हैं, जो कि वहाँ के ऐसे लोग रहे हैं, तो उसको जेल रूल्स के अनुसार काम किया है। मुझे कोई और चीज़ का लेन देन करना नहीं आता, मैंने ना किया। मैंने किसी के साथ कोई डीलिंग हो, किसी के साथ कोई इस तरह का इलीगल कोई काम हुआ हो, तो ऐसा जब हुआ नहीं तो आगे होगा क्या। पांडे जी, माफिया अतीक अहमद का जेल में व्यवहार कैसा होता था? अगर आपने एक आइडिया तो दे दिया है हमको कि आपके साथ क्या है, और हमें समझ में आ गया कि वो किस तरीके का व्यवहार था, लेकिन इसके अलावा अगर आप बताना चाहें कि मतलब वो किस तरीके का आतंक है जो दिखता था या दिखाया जाता था। देखिए, जेल में जितने भी माफिया होते हैं जो अतीक वाले लेवल के हैं, क्योंकि उस समय की जो बात अगर कही जाती है, तो जैसे अभी उत्तर प्रदेश में कहा गया कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो वहां पे उन्होंने उसको कमर्शियलाइज किया कि उन्होंने कहा हर जिले में जो उत्पादन हो रहा है वो वहां पे उत्पादन होगा। मगर जब पुरानी जो गवर्नमेंट्स हुआ करती थी वहां पे जो सिस्टम था, इट वाज वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। तो हर जिले में एक माफिया होता था। आप किसी भी जेल पे चले जाइए तो उस जिले का एक माफिया था, उसका जेल पे जो है वर्चस्व होता था। उसी तरह से इन्होंने भी प्रयास किया, मगर जो भी समय इन्होंने हमारे यहाँ बिताया है, जो हमारी इनकी बात हो गई थी, उसके बाद कभी कोई हमको ऐसी प्रॉब्लम समझ में नहीं आई कि उससे कोई हमारे लिए नई प्रॉब्लम क्रिएट की, कि हम ये कह सकते हैं उसको जो भी पहले उसका रहा होगा वो हम उसके बारे में नहीं कहते हैं, उसको जो सुविधा मिली क्या हुआ क्या। मगर हमारा जो सिस्टम था, ही वॉज फॉलोइंग द सिस्टम, फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस। और कोई ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि ही क्रिएटेड। हाँ, ये जो टेंशन जरूर रहता है हम लोगों को when we are as a superintendent or any other officer of the jail, we remain tense because of these people, क्योंकि ये कब क्या कर देंगे ये नहीं बोल सकते। सुशील जी, जब हाई प्रोफाइल कैदी जेल में होते हैं तो राजनीतिक दबाव रहता ही होगा, जैसे कि आपने उसका उल्लेख किया है। हमने कल चैलेंज जी को इंटरव्यू किया, उन्होंने तो बताया ही कि किस तरीके से राजनीतिक इन्फ्लुएंस था, उन्होंने आरोप लगाया। जब अतीक जेल में था तो क्या आपको ऐसा कोई राजनीतिक दबाव महसूस हुआ? क्या आपके ऊपर ये दबाव डाला गया? क्या कभी किसी नेता ने फोन किया और आप के ऊपर प्रेशर डाला कि आप एग्री करिए जो भी बोला जा रहा है, नहीं तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने अपने पूरे जो है सर्विस पीरियड में आई हैव नेवर सकम टू एनी पॉलिटिकल प्रेशर। मैंने कभी नहीं माना। जो पॉलिटिकल लोग आते भी थे, अगर उन्होंने कोई बात कही तो मैंने कहा कि जो कुछ होगा अगर नियमों के अंतर्गत होगा, अगर वो नियमों के अंतर्गत है, जो मुझे मेरे दायित्व है मैं उनका निर्वहन करूंगा। ये मैं देखूंगा कि किसी के साथ कोई ऐसी कोई गलत चीज ना हो जो उसके साथ नहीं होनी चाहिए। तो ये लोग जानते थे, लोगों को पता था, हर आदमी की एक इमेज बन जाती है। तो उसको मैं भी कह सकता हूँ कि जानने वाले जानते थे कि इनसे कहेंगे भी तो ये सुनेंगे है नहीं, ये करेंगे वही जो इनको समझ में आ रहा है।
और वो ये भी जानते थे कि ये गलत काम भी नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर कोई नहीं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर कभी आया हो। चलिए, ये तो एकदम थोड़ी सी डाइवर्जेंट बात आपने की, क्योंकि कल शैलेंद्र जी का ये कहना था कि उनके ऊपर तो इतना राजनीतिक दबाव पड़ा कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप नैनी जेल के डीएसपी रहे और डीआईजी के तौर पर आप रिटायर हुए हैं। अतीक और उसके भाई की जिस तरह पुलिस हिरासत में हत्या हुई है, उस पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? आपको क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि पुलिस से इस मामले में लापरवाही हुई है या चूक हुई है? देखिए, जहां तक इसका सवाल है, अगर आप इसको कहते हैं कि वो जो उसको जो मर्डर हुआ है, आई वुड कॉल इट अ मर्डर, तो ऐसे तो हमारे यहाँ दो दो प्राइम मिनिस्टर का मर्डर हुआ। हमारे जो पूज्य महात्मा गांधी थे, उनको भी मारा गया, तो क्या वहां सिक्योरिटी नहीं थी? तो ये जो है, ये हमेशा ऐसा होता है। जो इस तरह के लोग हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, वो जिसको कहते हैं कि दे आर, दैट इज वाई वी कॉल देम ड्रेडेड क्रिमिनल्स। और वो जो है, उनको कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। जिसको हम लोग कहते हैं कि आत्मघाती हमला करने वाले, उनको ये पता है मरना है तो मर जाएंगे। मगर अगर उन्होंने अगर एक मिशन ले लिया है, या उन्होंने, जिसको कहते हैं कि सुपारी किलर है वो, अगर उसने पैसा ले लिया है, जो भी उसने किया है, या उसका पर्सनल कोई राइवलरी है, अगर वो चाहता है एंड ही टेक्स अ वाव, अगर वो कसम खा लेता है कि नहीं, मुझको मारना है चाहे कुछ हो जाए, आई एम रेडी टू डू एनीथिंग, तो आप उसका क्या कर लेंगे? वो वहां जाता है, उसको जो है, उसको पुलिस चाहे कितनी भी चीज हो, कैसी भी बात हो, वो जाता है, उसका यही पेशा है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि हम उसको कहें। हाँ, इसको ये जरूर कहेंगे कि इट कैन बी एन इंटेलिजेंस फेलियर, इट कैन, थोड़ी सी चूक हो सकती है, थोड़ा सा वो हो सकता है। वहां पे सारे मीडिया पर्सनल्स भी थे, तो ये कोई नहीं सोच सकता है कि इतने मीडिया जहां कैमरा इतने चल रहे हैं, लोग साथ में चल रहे हैं, पुलिस चल रही है, तो somebody will dare to come and kill that person। तो ये कभी सोचा भी नहीं था। ये शायद पहली एक ऐसी घटना है जो गैंगस्टर को इस प्रकार से, इस तरह से मारा गया है, और ओपनली वहां पर, ऐसी जगह पर। अब कहने को तो चूक तो हुई है, इट इज देयर इज अ ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व एवरीवेयर। तो वहां पे मानवीय चूक हो गई, गलती हो गई। मगर इस गलती को हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरा शासन फेल हो गया, ये हो गया, इस तरह की बात नहीं। जी। अतीक एक बड़ा माफिया था, हम सब जानते हैं। उसका अंत भी 3 ऐसे शूटरों ने किया जो बकौल पुलिस कहते हैं कि वो गैंगस्टर के तौर पर नाम कमाना चाहते थे। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरह एक गैंगस्टर को खत्म करने के चक्कर में 3 नए गैंगस्टर्स ने जन्म ले लिया है उत्तर प्रदेश में? और ऐसे तो अपराध कभी खत्म ही नहीं होगा। फिर इन गैंगस्टर को मारने के लिए और गैंगस्टर, फिर उनके लिए और गैंगस्टर। तो पुलिस की क्या जरूरत है फिर? और पुलिस का इकबाल कहां है उत्तर प्रदेश में? बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि कानून का राज्य स्थापित किया जा रहा है। यह कैसा राज्य? तो गैंगस्टरों को जन्म हुआ है। जो भी इस प्रकार के लोग हैं, जो इस तरह से पीड़ित लोग हैं, उनके लिए आप कह सकते हैं कि हाँ, उनको मन में खुशी होगी कि साहब ये जो है ऐसा, चलो अच्छा हुआ ये। मगर ये सिस्टम पे अगर हम बात करें, अगर हम उसको बहुत गंभीरता से दें, तो और ज्यादा हमको उसके बारे में सजग होना है, अलर्ट होना चाहिए, ताकि ऐसी भी घटना ना हो। इट शुड बी डन, whatever is there, even if he has to be hanged, he should be hanged through the course of law. The law has to take its own course. हम उसको, I cannot take the law in my own hands, and here are the people who took the law in their own hands, and that is why they are accused, they are culprits, and they are criminals। और हमारा सिस्टम जो है वो काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पुलिस कस्टडी में आ गया तो पुलिस वाला जो है वो कोई, ऐसा तो है नहीं कि वो जो है सुपरमैन है। भाई आप देखिए वहां पे, वो क्या जानता है? उसको जो चीज की गई है, जो कांस्टेबल है वो बेचारा वहां काम कर रहा है। तो सिस्टम इज वर्किंग। हम ये नहीं कह सकते सिस्टम का फेलियर है। इट इज फेलियर ऑफ एन इंडिविजुअल, फेलियर ऑफ, मे बी आप थोड़ी और जांच होगी, आपको पता लग सकता है कि इंटेलिजेंस की जांच हो सकती है, इंटेलिजेंस का फेलियर है। हो सकता है इंटेलिजेंस ने इतने इनपुट नहीं गैदर कर पाए वो, कि साहब वहां पे ऐसा भी हो सकता है कि लोग उनके यहाँ लगे हुए हैं, जैसा कहा जा रहा है वो यहाँ लगे थे, वहां लगे थे,
3 दिन से लगे थे, 5 दिन से लगे थे, इतने दिन से होटल में टिके थे। ये सब इट इज ऑल पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। अब वहां पे क्या चीजें डेवलप हुई, कैसा ये हो गया, लेट अस वेट एंड वॉच। बिल्कुल। एस के पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।